अगर हम पूछें कि भारत का दिल कहाँ धड़कता है, तो शायद जवाब उस धरती पर मिलेगा जहाँ राम और कृष्ण की कहानियां आज भी गूंजती हैं, जहाँ बुद्ध ने दुनिया को ज्ञान का पहला पाठ पढ़ाया। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, एक ऐसी जमीन जिसने सिर्फ धर्म और संस्कृति ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर भी लिखी है। तो चलिए इस महागाथा को परत दर परत खोलते हैं। आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसने हजारों सालों से भारत की सियासत और इतिहास को एक शक्ल दी है। हम समझेंगे कि कैसे इस एक जमीन ने बार बार पूरे देश की कहानी को एक नया मोड़ दिया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं, लगभग 4000 साल पुरानी। ये तब की बात है जब आर्यों ने इस सरजमी पर अपने पहले कदम रखे और वैदिक सभ्यता की नींव डाली। यहीं से उत्तर प्रदेश की पौराणिक यात्रा का आगाज होता है। उस दौर में इस जगह को ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश कहा जाता था, मतलब ऋषियों की भूमि। जरा सोचिए, भारद्वाज, गौतम, वाल्मीकि, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहीं तपस्या कर रहे थे और यहीं भारत के सबसे पवित्र ग्रंथ लिखे जा रहे थे। ये ज्ञान और आध्यात्म का आप कह सकते हैं एपिसेंटर था। इस जमीन पर इंसानी बस्तियों के निशान कोई 100-200 साल नहीं बल्कि 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। यहीं पर दुनिया में सबसे पहले चावल की खेती के सबूत मिले। लेकिन इतिहास सिर्फ पत्थरों और अनाजों का तो नहीं होता, वो कहानियों का भी होता है। और भारत की दो सबसे बड़ी कहानियां रामायण और महाभारत इसी धरती पे घटी। और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते ये इलाका भारत का पावर सेंटर बन चुका था। जो पूरा देश 16 महाजनपदों यानी बड़े बड़े राज्यों में बटा था, तो उनमें से आधे, जी हाँ पूरे 8, अकेले आज के उत्तर प्रदेश की जमीन पर थे। ये उस दौर में इस इलाके के राजनीतिक दबदबे को साफ साफ दिखाता है। और फिर इसी धरती ने एक नई सोच की क्रांति देखी। गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना सबसे पहला उपदेश यहीं सारनाथ में दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यहीं बिताया। तो अगर उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उस दौर में जब बड़े बड़े साम्राज्यों ने इस भूमि को अपना दिल बनाया और यहाँ की कला और संस्कृति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सत्ता का ये सफर एक के बाद एक महान राजवंशों के हाथों से गुजरा। मौर्य सम्राट अशोक ने यहीं पर कला के वो अद्भुत नमूने खड़े किए जो आज भी मौजूद हैं। उनके बाद कुषाणों ने मथुरा को व्यापार का एक बड़ा हब बना दिया। फिर आया गुप्त काल, जिसे हिंदू कला का गोल्डन एज कहा जाता है। और आखिर में सम्राट हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत पर राज किया। मध्यकाल आते आते मुस्लिम शासकों के आने से यहाँ एक नई मिलीजुली संस्कृति ने जन्म लिया। इसी को हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा दौर था जहाँ एक तरफ अयोध्या और सारनाथ की प्राचीन परंपराएं थीं, तो वहीं दूसरी तरफ आगरा और लखनऊ जैसे नए कल्चरल सेंटर्स उभर रहे थे। ये दो संस्कृतियों का एक कमाल का संगम था। और मुगलों के लिए तो उत्तर प्रदेश मानो सत्ता का दिल था। बादशाह अकबर ने आगरा के पास अपनी सपनों की राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी, और उनके पोते शाहजहां ने अपनी मोहब्बत की निशानी ताजमहल को यहीं यमुना के किनारे खड़ा किया। एक ऐसी इमारत जो आज भी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। और अब हम इस कहानी के सबसे अहम, सबसे विस्फोटक मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा मोड़ जब यही क्षेत्र एक ऐसे विद्रोह का केंद्र बना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। हम सब ने अपनी किताबों में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा है, पर एक सवाल है, क्या आपको याद है कि वो पहली चिंगारी, वो क्रांति की आग आखिर भड़की कहाँ से थी? जवाब है मेरठ। जी हाँ, 1857 की क्रांति की वो आग इसी शहर से भड़की थी और फिर देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत में फैल गई। यहीं से इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। और इस महासंग्राम की मशाल को थामने वाले भी इसी मिट्टी के लाल थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल और वो पहले शहीद मंगल पांडे। इनके साहस और बलिदान ने आज़ादी की उस लड़ाई में एक नई जान फूंक दी थी। 1857 के उस विद्रोह ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी थीं और इसके बाद जो बदलाव हुए, उन्हीं से उस ढांचे की नींव पड़ी जो आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश कहलाया। देखिए,
इसकी आज की पहचान धीरे धीरे बनी। 1902 में अंग्रेजों ने इसे नाम दिया यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिससे इसका छोटा नाम यूपी पड़ा। आज़ादी के बाद 1950 में इसे उत्तर प्रदेश का आधिकारिक नाम मिला और फिर साल 2000 में इसके पहाड़ी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया, जिससे इसे अपना आज का नक्शा मिला। और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश ने भारत की राजनीति को जिस तरह से दिशा दी है, शायद ही किसी और राज्य ने दी हो। ये आज भी भारत का पॉलिटिकल नर्व सेंटर बना हुआ है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत प्रधानमंत्रियों की ये लंबी फहरिस्त। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भारत को सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर इसी प्रदेश ने दिए हैं। ये लिस्ट अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली की सियासत पर यूपी का कितना और कैसा असर रहा है। हजारों साल का ये लंबा सफर, न जाने कितने साम्राज्य बने और बिगड़े, कितनी क्रांतियां हुईं, कितने किस्से बने, फिर भी ऐसा लगता है कि इस महाकाव्य जैसी भूमि की किताब के कई पन्ने अब भी खुलने बाकी हैं। ये सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी में और कौन सी कहानियां हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।